हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल है लर्न विद मुस्कान एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद मुस्कान। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस। माय नेम इज़ मुस्कान साहू। आई हैव क्वालिफाइड JRF in 2020 with 99.73 percentile in commerce and I have also completed my MCOM in 2020। तो आज की जो वीडियो है वो सेकेंड पार्ट है एक्सपेक्टेड MCQ की। आज मेरा फोकस मोटिवेशन थ्योरी पे है, मोटिवेशनल थ्योरीज पे। तो लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन रीज़न बता दीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मोटिवेशनल थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए मोटिवेशन होता क्या है, आखिर ये है क्या मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है। मोटिवेशन एक फोर्स है। मोटिवेशन इज अ फोर्स विच pushes a person to work with high level of commitment and focus even if things are against him। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक तरह का फोर्स है जो किसी को क्या करती है? बूस्ट करती है कि तुम इस काम को करो, तो वो होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारे अंदर से आती है। जब कोई हमें बाहर से इंसेंटिव्स वगैरह देगा तो हम मोटिवेटेड फील करेंगे, हम उस काम को करना चाहेंगे। मोटिवेशन इज ऑल अबाउट आवर इंटरनल डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सपोज करिए हमें जो हमारा बॉस है या हम बोले एक एम्प्लॉय है, उनका कोई बॉस है, वो उनको डेली रिवॉर्ड दे रहा है, डेली इंसेंटिव्स दे रहा है उनको मोटिवेट करने के, लेकिन उनके अंदर से डिजायर ही नहीं हो रही काम करने की, तो क्या हम बोलेंगे कि वो मोटिवेटेड है? नहीं, मोटिवेशन अंदर से आती है। ठीक है, अगर हमें कोई रिवॉर्ड दे रहा है तो हमारे मन में आएगा कि हमें ये काम करना चाहिए क्योंकि हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो मोटिवेशन कब आएगा? जब हमारी खुद की डिजायर होगी किसी काम को करने के लिए, तो वो मोटिवेशन है। दिस मोटिवेशन मेक अस टेक एक्शन। मोटिवेशन अगर हमारी इच्छा होगी तभी हम काम करेंगे, जब तक हमारी इच्छा ही नहीं होगी काम करने की तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो ये थी मोटिवेशन। फिर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश करिएगा। द वर्ड मोटिवेशन ड्राइव्स फ्रॉम, मोटिवेशन वर्ड कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच से, जर्मन से, लैटिन से या इंग्लिश? तो ये लिया गया है लैटिन से। The word motivation derives from Latin word mover, which means to drive forward, जिसका मतलब क्या है? To drive forward। सेकेंड क्वेश्चन है, motivation to perform, motivated to perform an activity to earn a reward or avoid punishment, that motivation is known as। अगर कोई पर्सन है, ये एक पर्सन है, वो इस काम को इसलिए कर रहा है कि उसे चॉकलेट्स मिलेंगे, और अगर कोई पर्सन है वो इस काम को इसलिए नहीं कर रहा है, सॉरी, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पर्सन है वो इस काम को इसलिए कर रहा है कि उसे चॉकलेट मिलेगा, उसे रिवॉर्ड मिलेगा, और इसलिए भी कर रहा है ताकि वो पनिशमेंट से बच सके, जो उसे डंडे पड़ेंगे उससे वो बच सके। तो ये कौन सी मोटिवेशन होगी? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल? तो पहले हम इन सब का मतलब समझ लें, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। देखिए, इंट्रिंसिक मतलब होता है जो हमारे अंदर से आ रही है फीलिंग, जैसे JRF क्वालिफाई करना है, अगर ये हमारे अंदर से आवाज आ रही है कि हमें JRF क्वालिफाई करना है, हमें JRF होल्डर बनना है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और अगर हम बोले कि आप JRF क्वालिफाई करिए, या ऐसे समझिए गवर्नमेंट आपको JRF फेलोशिप देती है, तो वो फेलोशिप क्या है? एक्सटर्नल है, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको मिल रहा है कि आपको फेलोशिप मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे JRF क्वालिफाई करने के बाद, तो वो क्या है? वो एक्सट्रिंसिक है, वो बाहरी है। और इंट्रिंसिक क्या है? वो हमारे अंदर से आ रही है कि नहीं, हमें तो करना है JRF, कुछ हो ना हो हमें JRF करना है, तो वो क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक जो हमारे अंदर से आती है,
जो हम खुद के लिए फील करते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक कोई पर्सन हमसे कराता है। देखिए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव जैसे हम सोच रहे हैं अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में, पैशन के बारे में, हमारी क्यूरियोसिटी है, हमारा पर्पस ही यही है जेआरएफ क्वालिफाई करना, हमारा मकसद है जेआरएफ के क्वालिफाई करने के बाद दूसरों की मदद करना, पर्सनल बिलीफ, हम खुद पे भरोसा करना चाह रहे हैं और हम ये जानते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव मोटिवेटर है। ये इंट्रिंसिक का था। एक्सट्रिंसिक में क्या है कि हमें मनी मिलेगी, पावर मिलेगा, एक पोजीशन मिलेगी, प्रोफेशनल टाइटल मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, सोशल स्टेटस मिलेगा एंड हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर फैक्टर है। अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा? फियर ऑफ फेलियर, हमें फेल होने से डर लग रहा है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, हम अगर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किए हैं तो अपना आइडेंटिटी ही खो देंगे। देखिए ये सिर्फ हम पढ़ाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। एंग्जाइटी या हम क्वालिफाई नहीं किए तो हमें सेल्फ डाउट होगा, स्ट्रेस होगा, इन सब चीज़ों की वजह से हम करना चाह रहे हैं। एक्सट्रिंसिक में नेगेटिव क्या होगा? हमारा मनी, पैसा कट जाएगा, हमारी पावर कट जाएगी, हमारे रिसोर्सेज जो हमें मिलने वाले थे फेलोशिप वो कट जाएंगे, घर पे पनिशमेंट मिलेगी, स्ट्रेस होगा। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल जो हमें हमारी सोसाइटी देती है, इंटरनल जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी, ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, जब हम ये पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना हम रीइंफोर्समेंट भी पढ़ लें, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि रीइंफोर्समेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव है और एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो आइए, ये तो समझ में आ गया ना, अब आइए इस पे आते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? देखिए रीइंफोर्समेंट जो थ्योरी थी मोटिवेशन की थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वो डेवलप की थी बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने डेवलप की थी, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? देखिए रीइंफोर्स किसी को एनकरेज करना किसी काम करने के लिए, उसे हम बोलेंगे रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्स, उनको फोर्स करना, नाम से ही पता चल रहा है। रीइंफोर्समेंट रेफर्स टू रिवॉर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एनकरेज गुड बिहेवियर। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब कि अगर कोई पर्सन है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि वो ड्राइंग बनाए, तो हम उसको पॉजिटिवली भी रीइंफोर्स कर सकते हैं और नेगेटिवली भी रीइंफोर्स कर सकते हैं उस काम को करने के लिए, क्योंकि उसका काम क्या है? अच्छा है। और अगर वो ड्राइंग खराब बना रहा है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि वो ड्राइंग बनाए ही ना, तो उसके बैड बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए हम उसे क्या दे सकते हैं? पनिशमेंट दे सकते हैं। पनिशमेंट दे सकते हैं या एक्सटिंक्शन भी दे सकते हैं। एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट दोनों सेम होता है, बट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ रिवॉर्ड दैट इज एनकरेजिंग पुअर बिहेवियर। एक्सटिंक्शन में क्या किया जाता है? जो उसके रिवॉर्ड्स होते हैं वो काट दिए जाते हैं। आइए इससे देखते हैं। देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? व्हेन न्यू बिहेवियर ऐड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। हम तुमसे बोलें कि तुम ये ड्राइंग बनाओ, हम तुम्हें और ढेर सा कलर ला के देंगे और अच्छे अच्छे कलर्स ला के देंगे, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? रिवॉर्ड दे रहे हैं, पॉजिटिव रिवॉर्ड दे रहे हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्स कर रहे हैं हम उसे। नेगेटिव रीइंफोर्स क्या है? व्हेन न्यू बिहेवियर रिमूव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। हम बोले कि तुम अच्छी ड्राइंग बनाओ, हम तुम्हारा जो खराब वाला कलर है उसको हम हटा देंगे, फेक आएंगे, या हम खराब वाले कलर को रिप्लेस कर देंगे। या हम बोले किसी एम्प्लॉय से कि वो एम्प्लॉय है पुरानी चेयर पे काम कर रहा है, तो उसका काम अच्छा होता जा रहा है, तो हमने क्या किया? उसका पुराना वाला चेयर हटा दिया, जो हम उसको पनिश करने के लिए दिए थे। तो नेगेटिव रीइंफोर्स में हम क्या करेंगे? उसको रीइंफोर्स तो हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को रिमूव करके। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस को ऐड करके, कुछ ना कुछ उसे रिवॉर्ड देकर। और यहाँ पर जो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, जो उसके लिए, जो उसको पसंद नहीं है, वो चीजें हम हटा दिए।
ठीक है, जैसे हमसे बोले थे कि तुम 10 दिन काम करो, तुम 10 दिन काम करोगे, या हम बोले कि तुम पूरे के पूरे 7 दिन काम करोगे हमारे कंपनी में। अगर वो अच्छा काम करने लगा तो हम 1 दिन कम कर दिए, हम बोले कि तुम 6 दिन काम करो, उसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस था 7 दिन काम करना वो हम रिड्यूस कर दिए। तो ये हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब पनिशमेंट क्या है और एक्सटिंक्शन क्या है? देखिए, जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस थे और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस थे, ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थे, ये किस लिए थे? ये न्यू बिहेवियर के लिए थे। ये जो अच्छा काम कर रहा था उसको रीइंफोर्स करने के लिए था। जबकि पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन क्या है? जो उसके बैड बिहेवियर से उसको रिमूव करने के लिए। तो पनिशमेंट में उसको क्या करेगा? व्हेन न्यू बिहेवियर्स एड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, जब जो वो काम कर रहा है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऐड कर दे। मतलब एम्प्लॉय है, उसने खराब काम किया, उसकी 6 दिन के बदले 7 दिन हो गई, चलो 7 दिन काम करो, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऐड हो गया उसके खराब काम करने की वजह से। एक्सटिंक्शन में क्या है? व्हेन न्यू बिहेवियर रिमूव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। एक्सटिंक्शन में वो ड्राइंग खराब किया, हम क्या किए, जो उसको नया कलर ला के दिए थे वो उठा के ले गए, हम क्या करो ये बेकार से कलर से, तो वो क्या है? एक्सटिंक्शन है। समझ में आया? देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये गुड बिहेवियर के लिए, जो हम उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जब हम उसके गुड बिहेवियर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। और पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन क्या है? जब हम उसके जो बैड बिहेवियर है उसको रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे पढ़े थे ना, देखिए रीइंफोर्समेंट किस लिए दिया जाता है? गुड बिहेवियर्स के लिए। जबकि पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन किस लिए दिया जाता है? रिड्यूस करने के लिए बैड बिहेवियर को। पनिशमेंट एक्सटिंक्शन की तरह ही सेम है, बस फर्क इतना है पनिशमेंट में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को ऐड किया जाता है और एक्सटिंक्शन में क्या किया जाता है? एक्सटिंक्शन में जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस थे उनको रिमूव कर दिया जाता है, उनके जो रिवॉर्ड्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न रिवॉर्ड एंड अवॉइड पनिशमेंट, दैट मोटिवेशन इज नोन एज, ये क्या है? एक्सटर्नल है। रिवॉर्ड पनिशमेंट एक्सटर्नली मिलेगा हमें, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। रिवॉर्ड फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। पनिशमेंट तो नॉन फाइनेंशियल ही होगा, तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। इंट्रिंसिक जो हमें अंदर से आवाज आए, ठीक है, जो हमारे अंदर है। एक्सट्रिंसिक जो हमें बाहर से मिल रहा है, बाहरी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका मोटिवेशनल थ्योरी स्टार्ट है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो 2x पे करके रिवाइज कर लीजिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट थ्योरी। अब यहाँ पे आता है आपका व्हाट इज कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड व्हाट इज प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्या है ये दोनों? आइए देखते हैं। तो पहले समझ लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए कंटेंट थ्योरी, कंटेंट, इसका फोकस किस पे होता है? नीड पे। मतलब कि जो हमारे एम्प्लॉयज है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, उनकी कौन सी नीड पूरी होगी तो वो मोटिवेटेड होंगे। क्या उनको मोटिवेट करेगा? व्हाट मोटिवेट्स देम, उन्हें क्या मोटिवेट करेगा, उस पे फोकस करता है कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का पूरा फोकस नीड पे होता है। अगर एम्प्लॉयज की नीड पूरी होगी तो वो मोटिवेटेड होंगे, इसलिए इसको नीड थ्योरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीड थ्योरी। देखिए कंटेंट मॉडल ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन व्हाट्स, क्या पे फोकस किया जाता है? एम्प्लॉयज को क्या मोटिवेट करेगी। More specifically, they focus on different things that people may feel they need in their lives. People feel करते हैं कि हमें इस चीज की नीड है, अगर उनको वो मिल जाएगी तो वो क्या होंगे? मोटिवेटेड फील करेंगे। तो यही बोलती है कंटेंट मॉडल ऑफ मोटिवेशन, कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। The theory is people's motivation will be based on acquiring the things that they think they need. जब वो सोच रहे हैं कि हमें इस चीज की नीड है और उन्हें उस टाइम पे वो चीज हमें अवेलेबल करा दें,
तो उससे वो क्या होंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। तो कंटेंट थ्योरी क्या बोलती है, कंटेंट थ्योरी फोकस करती है व्हाट पे, क्या मोटिवेट करेगा हमारे एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज की नीड पे फोकस करती है, एम्प्लॉय की नीड क्या है, अगर हम उनकी नीड को पूरी कर देंगे तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे। तो यही है कंटेंट थ्योरी। तो जरा इधर आइए, इसमें बताइएगा हमें कि कंटेंट थ्योरी जो है हमारी वो नीड पे फोकस कर रही है, हमने बोला है कि नीड पे फोकस करिए, क्या पे फोकस कर रही है, व्हाट पे फोकस करिए, क्या उन्हें मोटिवेट करेगा, कौन सी उनकी नीड है। मैस्लो नीड हायरार्की, ठीक है, यहाँ भी नीड की बात हो रही है। एल्डेफर्स ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड, विक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड मैकलैंड नीड थ्योरी। तो नीड ये दोनों तो हो गई, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, नॉट पे फोकस कर रहा है, ये भी नीड थ्योरी है, ये विक्टर रूम नहीं है, ये प्रोसेस थ्योरी। आइए देखिए क्या है प्रोसेस थ्योरी। देखिए कंटेंट थ्योरी में ये चार है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, एल्डेफर ऑफ ERG थ्योरी, मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स, इसमें भी नीड है, तीन तरह की नीड है, कौन से, पापा वाला, पा वाला, पावर, एफिलिएशन, अचीवमेंट। अभी आगे पढ़ेंगे हसबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, इसमें मोटिवेशनल फैक्टर, हाइजीन फैक्टर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कंटेंट थ्योरी में ये चार आते हैं, मोटिवेशनल हायरार्की, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड, एल्डेफर्स का ERG थ्योरी, मैकलैंड का थ्योरी ऑफ नीड एंड हसबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। अब है प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी किस पे फोकस करता है, हाउ, कैसे मोटिवेट करेगा, एम्प्लॉयज कैसे मोटिवेट होंगे, ये किस पे फोकस करता है, हाउ, कैसे मोटिवेट, क्या सीक्वेंस होगा, क्या प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस के थ्रू वो मोटिवेट होंगे। प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन फोकस ऑन हाउस ऑफ मोटिवेशन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट पीपल नीड। These model focuses on psychological and behavioral processes, psychological and behavioral processes पे focus करते हैं that human follow. By understanding these processes, it's possible to understand the actions, interaction, context that motivate individuals' behavior. इसमें फोकस किया था किस पे, प्रोसेस पे, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस पे कि कैसे वो फॉलो कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू वो मोटिवेशन को अचीव कर रहे हैं, कैसे वो मोटिवेट हो रहे हैं। यहाँ फोकस नीड पे नहीं होता, व्हाट पे नहीं होता, यहाँ फोकस किस पे होता है, हाउ पे होता है, कैसे वो मोटिवेटेड होंगे। देखिए इसमें स्किनर का रीइंफोर्समेंट थ्योरी है। स्किनर ने वो वाला एग्जाम्पल दिया था ना, चूहे वाला, जिसमें एक बॉक्स रहता है, उसमें चूहे को डाल दिया जाता है। अब ऐसे बॉक्स रहता है, यहाँ पर वो लगा रहता है, जंप करने के लिए लगा रहता है। अगर चूहे ने उसको जंप कर लिया तो उसको आगे खाना मिलेगा, अगर चूहे ने जंप नहीं कर पाया, यहीं पे इससे टकरा कर गिर गया, तो उसको करंट मिलता था। तो ये उसके मतलब ये एक तरह का मोटिवेशन था उसके लिए। चलिए आगे देखेंगे। विक्टर रूम थ्योरी का एक प्रोसेस चलता है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटली, वैलेंस, एडम्स इक्विटी थ्योरी, इन्होंने इक्वालिटी की बात की, इक्विटी की बात की थी इनपुट आउटपुट में। लोकेस गोल सेटिंग थ्योरी, ये भी आगे पढ़ेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। Which of the following need is not included in Maslow's need hierarchy theory? जो मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी है, इसमें उसमें कौन सी नीड इंक्लूडेड नहीं है, नॉट पे फोकस करिएगा। स्टीम नीड, स्टेटेड नीड, सेफ्टी नीड या फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड तो होती है, रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरत है, सेफ्टी भी चाहिए हमें, स्टीम स्टेटस भी चाहिए। एक टाइम के बाद फील होता है कि नहीं अब तो कुछ स्टेटस होना चाहिए हमारा। स्टेटेड नीड क्या होता है, ये तो मार्केटिंग में पढ़ते हैं, मार्केटिंग में पढ़ते हैं ना ये स्टेटेड नीड, वो नीड जो हम बताते हैं। देखिए अब्राहम मैस्लोस थ्योरी क्या है, इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वेल नोन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सबसे ज्यादा हम यही सुने होंगे
ये किस बुक में दिए हैं इस थ्योरी को? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, नोट डाउन करिएगा। इट्स ऑफन शोज एज ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल में दिए हैं ना, एक पिरामिड या हम बोले उसको। इट फिट्स इनटू द कंटेंट स्कूल ऑफ थ्योरी। ये कौन सा थ्योरी है? कंटेंट थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इनका फोकस किस पे है? नीड पे है, व्हाट पे फोकस है, मीनिंग दैट इट फोकसेस प्रिलिमिनरली ऑन व्हाट मोटिवेट्स। किस पे फोकस की है? व्हाट मोटिवेट्स, नॉट द प्रोसेस, प्रोसेस पे नहीं फोकस इनका। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड सेज दैट ऑल ह्यूमन शेयर्स द सेम टाइप ऑफ नीड। ये जो हायरार्की दिए हैं नीड की, इन्होंने बोला कि सारे ह्यूमन इसी हायरार्की को फॉलो करते हैं, एंड दैट दीज कैटेगरीज ऑफ नीड हैव हायरार्की। ये एक हायरार्की दी है, ऐसे चलती है ये हायरार्की। Abraham Maslow postulates that a person will be motivated when his needs are fulfilled. Person तभी motivate होगा जब उसकी need fulfill होगी. The need starts from lowest level, basic need, and keeps moving up as the lower level need is fulfilled. ये बोले कि जब उसकी लोअर लेवल वाली नीड फुलफिल होगी तभी वो हायर लेवल पे जाएगा, डायरेक्ट हायर लेवल पे जंप नहीं करेगा, नीचे से स्टार्ट होगा हायरार्की इसका। ठीक है, देखिए लिखा है ना, द नीड स्टार्ट्स फ्रॉम लोएस्ट लेवल, बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा और हाईएस्ट लेवल पे जाएगा। देखिए सबसे पहला नीड हमारा कौन सा होता है? सबसे पहले हमें जीने के लिए, खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए। स्टेइंग आर इनेट फिजिकल नीड्स, इंडिविजुअल फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, सेक्स, ये सब हमारी क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड है, हमारी बेसिक नीड है, हमारी क्या है? बेसिक नीड है। सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद हमें चाहिए होती है क्या? सेफ्टी। अब हमें सब कुछ हो गया, हमारे पास घर है, खाने को है, कपड़ा है, तो अब हम क्या सोचेंगे? अब हमें सेफ्टी चाहिए, हमें अपने घर में सिक्योरिटी चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, पैसे चाहिए अच्छा खासा। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में हमें सेफ्टी चाहिए, उस कंपनी में हमें सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद है सोशल नीड। सोशल नीड क्या है? सोशल बिलोंगिंग्स। अब हमारे पास सेफ्टी भी आ गई, अब हम सोचेंगे कि अब हमारे फ्रेंड्स हों, हमारी एक फैमिली हो, हमारी एक सोसाइटी हो जिसमें लोग हमें जाने, हमें प्यार दे, अब हमें वो चाहिए। जब ये मिल जाएगा तो कहाँ जाएंगे? सेल्फ स्टीम नीड पे जाएंगे। सेल्फ स्टीम में हमें एक स्टेटस चाहिए, लोग हमें जाने, रिस्पेक्ट दे, हमारे मतलब ये नीड रिलेटेड है ईगो से। हमें अब चाहिए, अब हमें कार तो चाहिए क्योंकि अभी हम दिखाना है लोगों को। फिर उसके बाद आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये लास्ट नीड होता है, अचीविंग पोटेंशियल एबिलिटी एंड पर्पस। जो मेन पर्पस है लाइफ का वो पा लेना, इसके ऊपर फिर कोई नीड नहीं है, ये लास्ट नीड है। ये जब फुलफिल हो गई तो उसको सब कुछ मिल गया उस बंदे को। वैसे यहाँ तक तो पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो ये थी मैस्लो की नीड हायरार्की। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ स्टीम नीड, ये देखिए, हाँ, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये सारे नीड है, ये हायरार्की याद रखिएगा कौन कौन सी नीड है इसमें। फिर देखिए आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हाइजीन फैक्टर ऑफ हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी कौन कौन सी दी थी? टू फैक्टर, हाइजीन और मोटिवेशनल फैक्टर, यही दो फैक्टर थे इनके थ्योरी में। इसमें से कौन सा हाइजीन फैक्टर नहीं है? अब मोटिवेशनल फैक्टर तो नाम से ही पता चल रहा है मोटिवेट करेगा, मोटिवेशनल फैक्टर क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। जबकि हाइजीन फैक्टर क्या करेगा? हाइजीन फैक्टर एम्प्लॉयज को बचाएगा, किससे? डिससेटिस्फाई होने से। डिससेटिस्फेक्शन को ये अवॉइड करेगा, जबकि ये सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करेगा। अगर मोटिवेशनल फैक्टर है तो वो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करेगा, मोटिवेटेड रखेगा उन लोगों को। अगर हाइजीन फैक्टर है तो वो डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस करेगा। देखिए हाइजीन फैक्टर, आइए पहले पढ़ लेते फिर देखेंगे। देखिए हाइजीन फैक्टर, टू फैक्टर थ्योरी, हाइजीन फैक्टर्स आर नीडेड टू मेक श्योर दैट एन एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड। हाइजीन फैक्टर क्या करता है? हाइजीन फैक्टर ये देखता है कि जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाई नहीं होना चाहिए।
एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, जबकि मोटिवेशनल फैक्टर किस पे फोकस करता है, एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन पे, एम्प्लॉयज सेटिस्फाई होना चाहिए। द एम्प्लॉयज मोटिवेशन फॉर हायर परफॉर्मेंस, प्रेजेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर डज नॉट गारंटी मोटिवेशन। हाइजीन फैक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे, एम्प्लॉय को मोटिवेशन देगा, नहीं, इसका मकसद क्या होता है, एम्प्लॉयज को डिससेटिस्फेक्शन से बचाना, ना कि सेटिस्फाई करना। एंड प्रेजेंस ऑफ मोटिवेशन फैक्टर इन एब्सेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर्स ऑल्सो डज नॉट वर्क। अगर सिर्फ हम मोटिवेशन फैक्टर रखें तो वो और हाइजीन फैक्टर नहीं है तो ये मोटिवेशन फैक्टर वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि हाइजीन फैक्टर क्या करता है, हाइजीन फैक्टर एम्प्लॉयज को बचाता है किससे, डिससेटिस्फाई होने से। अगर ये रहेगा ही नहीं तो एम्प्लॉय तो डिससेटिस्फाई रहेंगे, तो हम कहाँ से उनको मोटिवेशनल फैक्टर देके सेटिस्फाई कर सकते हैं, मोटिवेट फील करा सकते हैं। हाइजीन फैक्टर होता है जैसे सैलरी, अब हम उनको सैलरी दे ही नहीं रहे हैं, इंसेंटिव पे इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स पे रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, तो क्या वो मोटिवेटेड होंगे, सेटिस्फाई होंगे? वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो हम उन्हें सैलरी दे ही नहीं रहे। जैसे हम सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, ठीक है, मंथली बेसिस पे हम उनको हमेशा सैलरी दे रहे हैं, तो वो क्या होंगे, डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, वो डिससेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन अगर साथ में हम उनको रिवॉर्ड भी दे देंगे तो वो सेटिस्फाई होंगे, मोटिवेटेड होंगे। ठीक है, देखिए हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आएगा, कंपनीज पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन दे रहे हैं हम, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है एम्प्लॉय बॉस के बीच में, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का, तो एम्प्लॉय क्या है, डिससेटिस्फाई नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हम एसी लगवा देंगे ऑफिस में अच्छा खासा तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो जाएंगे, नहीं, वो डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, वो ठीक है काम कर रहे हैं, डिससेटिस्फाई नहीं है अपने काम से। सैलरी हम उनको हर मंथ पे दे रहे हैं, क्या हम उनको हर मंथ पे सैलरी देंगे तो वो सेटिस्फाई फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे? नहीं, वो डिससेटिस्फाई फील नहीं करेंगे। हाइजीन फैक्टर मतलब हाइजीन फैक्टर रिड्यूस करता है डिससेटिस्फैक्शन को, जबकि मोटिवेशनल फैक्टर जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करता है। हम उन्हें स्टेटस दिए, सिक्योरिटी दी है अपने ऑफिस में। मोटिवेटर फैक्टर क्या है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, उन्हें हम खुद से काम करने दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उनका एडवांसमेंट कर रहे हैं, उन्हें उनका प्रमोशन कर रहे हैं, उनका ग्रोथ हो रहा है, तो इन सब से वो क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, इन सब से वो मोटिवेटेड होंगे। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हाइजीन फैक्टर ऑफ हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। देखिए मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता था इसमें वर्किंग कंडीशन और वर्क इटसेल्फ में, कि ये हाइजीन फैक्टर है या ये हाइजीन फैक्टर है। तो हाइजीन फैक्टर क्या है, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी तो वो क्या होंगे, डिससेटिस्फाई नहीं होंगे। स्टेटस, सुपरविजन, ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, स्पेशली इस पे फोकस करिएगा, ये अच्छे से याद हो, ये बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए मोटिवेटर फैक्टर क्या है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ। हाइजीन फैक्टर में क्या है, वर्किंग कंडीशन, कोवर्ट रिलेशनशिप, रिलेशंस, पॉलिसीज, रूल्स, सुपरविजन, बेस वेज, सैलरी। देखिए क्या लिखा है, इम्प्रूविंग द मोटिवेटर फैक्टर इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर हम अपने मोटिवेटर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा जॉब सेटिस्फेक्शन, और अगर हम इम्प्रूव करेंगे अपने हाइजीन फैक्टर को तो वो डिक्रीज करेगा क्या, जॉब डिससेटिस्फेक्शन को। अब आते हैं हम मैकलैंड के नीड थ्योरी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड इज नॉट द गिवन बाय द मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड। तो आइए पहले इधर आते हैं, मैकलैंड का थ्योरी पढ़ते हैं। मैकलैंड अफर्म्स दैट वी ऑल हैव 3 मोटिवेटिंग ड्राइवर्स। इन्होंने 3 नीड्स दी थी, इन्होंने बोला कि मोटिवेटिंग ड्राइवर्स 3 ही होते हैं।
इट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर जेंडर एंड एज, ये हमारे जेंडर और एज पे डिपेंड नहीं करते। 3 मोटिवेटर्स आर कौन कौन से हैं, इसको देखिए। एक होता है अचीवमेंट, फिर होता है एफिलिएशन, फिर होता है पावर। इसको याद करने का तरीका, पावर, अचीवमेंट और एफिलिएशन। अचीवमेंट क्या है, टू रीच और एक्सीड अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस और इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस लेवल। कुछ अचीव कर लेना, जो मैं अचीव करना चाह रहे हैं, अपने एक्सीलेंस में इम्प्रूवमेंट लाना, अपने परफॉर्मेंस लेवल में इम्प्रूवमेंट लाना, वो क्या है, अचीवमेंट। सब चाहते हैं अपने लाइफ में कि वो कुछ ना कुछ अचीव करें, तो जब वो अचीव कर लेंगे तो वो क्या, मोटिवेटेड फील करेंगे। एफिलिएशन, एफिलिएशन मतलब क्या, रिलेटेडनेस, रिलेशनशिप्स, सोशल नीड। वो अब क्या चाह रहे हैं, लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, सोसाइटी से जुड़ना चाह रहे हैं, फैमिलीज, फ्रेंड चाह रहे हैं, टू जनरेट और मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द पीपल वी केयर अबाउट। वो अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हैं पीपल से। पार, वो एक पार चाह रहे हैं, टू अचीव इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल, ताकि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, एक पोजीशन मिल सके उन्हें, एक स्टेटस, एक पार मिल सके। देखिए यहाँ पर अचीवमेंट क्या है, अ नीड टू अकम्प्लिश और डिमॉन्स्ट्रेट ओन कॉम्पिटेंस। वो खुद के कॉम्पिटेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। पीपल विथ हाई नीड फॉर अचीवमेंट प्रिफर टेक्स दैट provide for personal responsibility and result based on their own efforts. They also prefer quick acknowledgement of their progress. वो अपना प्रोग्रेस चाह रहे हैं, खुद का अचीवमेंट चाह रहे हैं, खुद के पर्पस को अचीव होते देखना चाह रहे हैं, ठीक है। वो अपने कॉम्पिटेंस को शो करना चाह रहे हैं। तो जब ये सब वो कर लेंगे तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे। तो नीड फॉर अचीवमेंट। एफिलिएशन क्या है, नीड फॉर एफिलिएशन, वो लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं। नीड फॉर लव, बिलोंगिंग्स, सोशल एक्सेप्टेंस। पीपल विद अ हाई नीड फॉर एफिलिएशन आर मोटिवेटेड बाय बीइंग लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर्स। वो चाह रहे हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें एक्सेप्ट करें। दे टेंड टू पार्टिसिपेट इन सोशल गैदरिंग्स एंड मे बी अनकंफर्टेबल विद द कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो जब इनकी ये नीड पूरी होगी तो भी वो मोटिवेटेड होंगे। पार, कुछ लोग पार चाहते हैं, अ नीड फॉर कंट्रोल ओन वर्क और वर्क ऑफ अदर्स। वो खुद का वर्क साथ में दूसरे का वर्क भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। विद अ हाई नीड फॉर पार डिजायर सिचुएशन इन विच दे एक्सरसाइज पार एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। दे एस्पायर फॉर पोजीशंस विद स्टेटस चाहिए उनको, अथॉरिटी चाहिए, एंड टेंड टू बी more concerned about their level of influence than about the effective work performance. ठीक है, तो 3 तरह की नीड, मैकलैंड ने 3 तरह की नीड दी है। कौन कौन सी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पार। इन्होंने बोला कि ये 3 ही नीड होती है, इसके अलावा कोई नीड नहीं होती। Which of the following theory is an extension of Maslow's need hierarchy? कौन सी थ्योरी को बोला जाता है कि ये एक्सटेंशन है Maslow's need hierarchy थ्योरी का? तो ये है आपका एल्डेफर ERG थ्योरी। इसको बोला जाता है कि ये एक्सटेंशन है Maslow's need hierarchy थ्योरी का। कैसे, आइए अभी देखेंगे हम। देखिए ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ERG थ्योरी क्या है, जो ये 3 नीड्स की बात करता है, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड। देखिए एग्जिस्टेंस रेफर्स टू एग्जिस्टेंस, उसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए, मतलब उसको सरवाइव करने के लिए कुछ चाहिए। सरवाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वही फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड। एग्जिस्टेंस refers to our concern with basic material existence requirements। हमें exist रहने के लिए क्या चाहिए, what Maslow called physiological and safety need। मैस्लो ने फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड में बताया था, वही इन्होंने एग्जिस्टेंस नीड में बताया कि हमें एग्जिस्ट रहने के लिए फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड चाहिए होगी। Relatedness, related, relationship refers to the desire we have to maintain interpersonal relationship।
एम्प्लॉयज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं। सिमिलर टू मैस्लोज सोशल लव नीड एन एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ हिज एस्टीम नीड। हाफ एस्टीम नीड इंक्लूडेड होता है इसमें, एंड हाफ एस्टीम नीड एंड सोशल नीड इंक्लूडेड होता है रिलेटेडनेस में। जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है एस्टीम नीड के, जैसे स्टेटस, अच्छा खासा स्टेटस होना चाहिए दूसरों को दिखाने के लिए, ठीक है। और जो इंटरनल कंपोनेंट होगा जो हमारे लिए, हमारे मन के शांति के लिए, जैसे हमारे पास कार आ गया, हमारा मन बहुत शांत है, हाँ हमारा स्टेटस बढ़ गया, तो वो क्या है, वो ग्रोथ में आएगा। मतलब अंदर से हमें लग रहा है कि हमारा स्टेटस इंक्रीज हो गया, तो वो क्या है, एस्टीम नीड का इंट्रिंसिक कंपोनेंट है। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, और उन्होंने ग्रोथ नीड में डाला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को और हाफ एस्टीम नीड। मैस्लोज नीड हायरार्की का ही है, बस उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 3 नीड्स में डिवाइड कर दिया। ERG theory demonstrates that more than one need may be operative at the same time. ERG theory ने बोला कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा नीड ऑपरेट कर सकती है, सेम टाइम पर एक से ज़्यादा नीड ऑपरेट की जा सकती है। जबकि मैस्लो ने क्या बोला था, मैस्लो ने बोला कि एक हायरार्की में चलेगा, पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी तभी वो इस सोशल नीड पे आएगा, सिक्योरिटी नीड पे आएगा, पहले वो लोअर लेवल की नीड को पूरा करेगा। जबकि ईआरजी ने क्या बोला, ईआरजी थ्योरी ने बोला कि सेम टाइम पे वो एक से ज्यादा नीड को भी फुलफिल कर सकती है। एल्डेफर ऑल्सो deals with the frustration regression principle, that is, if higher order need is frustrated, an individual then seek to increase the satisfaction of lower order need. ERG theory जो एल्डेफर का था, उन्होंने फोकस किया फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेशन प्रिंसिपल पे भी, जिसमें उन्होंने बोला कि जब हम फोकस, सारा का सारा फोकस हायर लेवल की नीड पे करेंगे और वो जब हमें नहीं मिलेगी तो हम फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए पहले लोअर लेवल वाले पे एफर्ट करना होगा। जब हम इस पे एफर्ट करेंगे, इसके सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करेंगे, तो हम ऑलरेडी इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ईआरजी थ्योरी। कंटेंट थ्योरी चारों बता दिए हम, कौन कौन सा था, मैस्लोज नीड हायरार्की, मैकलैंड, एमएम, एल्डेफर का ईआरजी थ्योरी, एंड एक और कौन सा था, हाइजीन फैक्टर 2 फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। तो MMAH, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कंटेंट में क्या है, MMAH। Aldefer proposed that when a certain category of need isn't being met, people will redouble their effort to fulfill needs in the lower category। वही सेम हम बोले कि जब उनकी हाई लेवल वाली नीड फुलफिल नहीं हो पा रही तो वो क्या करेंगे, लोअर लेवल वाली नीड पर हाई एफर्ट लगाएंगे, डबल एफर्ट, रीडबल एफर्ट कर देंगे उसको। For example, if someone's self-esteem is suffering, he or she will invest more effort in the relatedness category of need। जब उनका ये वाला सफर कर रहा है तो वो आएंगे इस पे रिलेटेडनेस पे फोकस करेंगे। देखिए, एल्डेफर का एग्जिस्टेंस फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी को कवर करता है, रिलेटेडनेस, बिलोंगिंगनेस एंड हाफ सेल्फ स्टीम को कवर करता है, हाफ सेल्फ स्टीम भी आएगा इसमें, एंड ग्रोथ, हाफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हर्जबर्ग में हाइजीन फैक्टर बिलोंगिंगनेस तक हाइजीन फैक्टर में आता है, उसके ऊपर का पार्ट ये स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेटर्स है। मैकलैंड में पावर फॉर एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस तक, यहाँ तक पावर फॉर एफिलिएशन का पार्ट है, और फिर उसके बाद ये नीड फॉर पावर है, स्टीम, स्टेटस चाहिए उनको, और फिर नीड फॉर अचीवमेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। ये पूरा का पूरा कंटेंट थ्योरी का कंपैरिजन है। अगर आप मैस्लो को अच्छी तरह समझ लेंगे तो बाकी सब आसानी से समझ में आ जाएगा।